नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ ने एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है और इसका एग्जाम आने वाले वर्ष यानी 2026 में जनवरी में तय की गई है। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उनको अब एग्जाम डेट आ जाने के बाद थोड़ा सा भी देरी नहीं करना है। अब नया स्ट्रेटेजी बना के कैसे पढ़ना है उस पे लग जाना है, क्योंकि अब आपका स्ट्रेटेजी ही दिलाएगा आपका सिलेक्शन। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, आपको सही प्लानिंग करना होगा, तभी जाके आप अच्छे से नंबर ला पाइएगा और सिलेक्शन पक्का कर पाइएगा। तो यही हमारा आज का टैगलाइन है कि सिलेबस को समझो और सिलेक्शन को पक्का करो। जब तक आप सिलेबस नहीं समझिएगा, एक अच्छा रणनीति नहीं बनाइएगा, तब तक आप अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। तो आइए जानते हैं बीपीएससी एईडीओ का पूरा सिलेबस और उसकी सही रणनीति, क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए हम लोगों को। एग्जाम का डेट आ जाने के बाद किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, किन किन चीजों को पढ़ना और किसको स्किप करना है। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2025 है, जिसमें कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ के एग्जाम की तिथि जो है जनवरी 2025 में दे दी गई है, अर्थात आपका एग्जाम जनवरी माह में ले लिया जाएगा। तो अब आगे आपको क्या करना है, इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरह सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जानी है। अधिकतर बच्चों को ये तो क्लियर है कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, चूंकि फॉर्म भरते समय ही आप लोग को सिलेबस क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन यदि जो लोग अभी सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पाए, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चूंकि आपको सिलेबस इसमें बताया जाएगा किन किन चीजों को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, आने वाले इन 3 महीनों में क्या क्या चीजें आपको पढ़ लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा। सिलेबस में हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। लिखित परीक्षा जो है आपको इसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल लैंग्वेज यानी कि सामान्य भाषा का होने वाला है। ये पेपर आपको 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का होगा, लेकिन समय अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। और इस सामान्य भाषा में 2 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। जो हिंदी का विषय होगा वो 70 अंक का होगा और जो अंग्रेजी होगा वो मात्र 30 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी चीज क्या है कि इन दोनों विषयों में, यानी कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी, इन दोनों विषयों में आपको 30% न्यूनतम अंक लाने हैं, यानी कि आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, जिसका मतलब होता है कि 30 में से आपको लाना पड़ेगा 9 अंक और यहाँ पे 70 में से आपको लाना पड़ेगा 21 मार्क्स। यानी मिनिमम आपको यहाँ पे अंग्रेजी के सब्जेक्ट से 9 नंबर लाना होगा और यहाँ पे हिंदी के सब्जेक्ट से 21 नंबर लाना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। यदि आपका नंबर इससे कम आता है तो आपका जो कॉपी है वो जांच नहीं किया जाएगा, चाहे आप पेपर 2 और पेपर 3 में कितना ही नंबर लाए हो। तो लैंग्वेज के पेपर में आपको अंग्रेजी में 9 नंबर और हिंदी में 21 नंबर लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको इससे कम नहीं लाना है। पहले क्या होता था, आपको 100 नंबर में यदि अंग्रेजी 30 और हिंदी 70 है तो टोटल मिलाकर आपको केवल ओवरऑल 30 नंबर लाना होता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे केवल हिंदी भाषा से 30 नंबर ला देते थे, अंग्रेजी में एक भी नंबर नहीं आता था, फिर भी वो पास कर जाते थे। लेकिन इस बार क्या कहा गया है कि अंग्रेजी में भी आपको 30% लाना है और हिंदी में भी 30% लाना है, अर्थात 30 में से आपको 9 नंबर आने ही चाहिए और 70 में से आपको 21 नंबर आने ही चाहिए। उससे अधिक आए तो कोई बात नहीं, इससे कम आएगा तो आपका जो पेपर होगा, पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता यानी कि मैथ और जीके का पेपर आपका चेक नहीं होगा, यहाँ से आपका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपको मिनिमम 9 नंबर अंग्रेजी में और मिनिमम 21 नंबर हिंदी में लाना अनिवार्य है। बात करें पेपर 2 का, जहां पे सामान्य अध्ययन है, वहां पे आपको ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होगा। यहाँ पर भी 2 घंटा मिलेगा आपको और कुल अंक 100 होगा। लेकिन ध्यान देना है, इसका जो सिलेबस है उसको भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, सभी चीजें अगले स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको 100 नंबर का ही 2 घंटे का एक पेपर होगा, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 100 प्रश्न होगा जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान देने योग्य है। जैसे कि यहाँ पे जानना जरूरी है कि परीक्षा की प्रणाली कैसे होगी, यानी पेपर कैसे आपका होगा। हर एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि यदि आप 3 गलती करते हैं तो आपका 1 अंक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सामान्य भाषा और अंग्रेजी की बात करो तो ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको बता दिए हैं कि 30% लाना होगा आपको अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अंग्रेजी के आपको बनते हैं 9 अंक, 30 में से 9 नंबर आपको लाने होंगे और हिंदी में आपको 21 नंबर लाने होंगे। दोनों अलग अलग न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका जो शेष पेपर है उसका जो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
तो देखिए यहाँ सामान्य भाषा का जो है उसका उद्देश्य क्या है और इसके घटक क्या होंगे, यानी कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो इसका उद्देश्य यही होता है कि इस अभ्यर्थी को भाषा का प्रयोग और उसकी समझ के जांच किया जाता है। इसमें अंग्रेजी में आपसे पूछे जाएंगे वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ वर्ड्स एंड कॉम्प्रिहेंशंस। ये आपके 5-6 सेगमेंट है जिसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको मिनिमम 9 नंबर लाने होंगे, अन्यथा आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 है उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, वोकैबुलरी को ध्यान रखना है, ग्रामर को आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते रहना है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी ध्यान में रखना है, यूजेज ऑफ वर्ड्स को भी देखते रहना है, कॉम्प्रिहेंशन आपको लगाते रहना है। सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आपको व्याकरण से प्रश्न देखने को मिलेंगे, शब्दावली के मिलेंगे, वाक्य रचना के प्रश्न मिलेंगे, पर्यायवाची और विलोम के प्रश्न देखने को मिलेंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश भी आपको मिलेगा, संधि, समास और वाक्य सुधार। तो यहाँ से आप अपठित गद्यांश से इजीली अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी पे ध्यान देने की जरूरत है। जिन बच्चों का अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर है उनको अभी से प्रैक्टिस करते रहना होगा और अंग्रेजी के इन सेगमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर में भी मैंडेटरी है कि 30% आपको लाना ही है। तो आप बिना 30% लाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये अंग्रेजी भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्व रख रहा है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल ही अंग्रेजी को अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है, बिल्कुल इसका गांठ बांध लेना है कि आज ही से अंग्रेजी के इस सब्जेक्ट पे लग जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं और पेपर 1 के बारे में देखते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ होगा, एमसीक्यू बेस होगा। उसमें क्या है, आपको सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में तीनों आ जाएगा, कौन कौन सा, तो फिजिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, फिर उसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, फिर आपको उसमें बायोलॉजी भी पढ़ना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विज्ञान में आ जाएंगे। उसके बाद आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी घटनाएं होंगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सभी समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही भारत का जो इतिहास है उसको, बिहार के इतिहास को भी प्रमुख रूप से देखना होगा, यानी बिहार और भारत दोनों के इतिहास को पढ़ना है आपको। सामान्य भूगोल में बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रावधान और महत्वपूर्ण नदियों को देखना पड़ेगा। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों को क्लियर करके रखना है आपको। आजादी के पश्चात जो बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी है उसको देखना है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन को देखना है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है उसको भी क्लियर देना है। यानी कि आपको यहाँ क्लियर बता दिया गया है कि बिहार से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, दोनों में बिहार के प्रश्न खूब देखने को मिलेंगे। तो बिहार स्पेशल को आपको तैयार करके रखना है। यहाँ पे देखिए सामान्य योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में मैथ और रीजनिंग दोनों आपसे पूछे जाएंगे। दशमलव से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का आकलन पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, एवरेज आपको देखने को मिलेगा। लाभ हानि के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता के प्रश्न होंगे। स्थान कल्पना यानी सीटिंग अरेंजमेंट की चीजें पूछी जाएंगी। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज भी पूछे जाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दृश्य स्मृति प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें मैथ और रीजनिंग के हैं, तो आप लोगों को मैथ रीजनिंग पर अभी से सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस का चीज होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आप स्कोर कर पाइएगा रियल एग्जाम में। तो आपको अभी से मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस ताबड़तोड़ करना है। जितना भी बुक मिले, आप मार्केट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हो सबको लगा जाइए। उसमें नहीं देखना है कि किस पब्लिकेशन का है, बस आप एक सेट लाइए, 10 सेट है तो आप 5 दिन में मार के खत्म कर दीजिए। यानी कि एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर अपना स्कोर देखिए, आपका स्कोर लगातार बढ़ते चला जाएगा। यदि आपके पहले पेपर में मैथ और रीजनिंग में 60 नंबर आए हैं तो अगले दिन आपको 61, 62, 65, 70, 80, 85, 90 आपके नंबर आने लगेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका नंबर स्कोर बढ़ते चला जाएगा। तो प्रैक्टिस ये एकमात्र जरिया है जिससे आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। और बात करें जीके जीएस की, तो आपको वहां पर रिवीजन करना होगा जो भी चीजें आप पढ़े हैं। तो अभी से आपको मैथ और रीजनिंग का शानदार प्रैक्टिस करते जाना है। जितना भी मॉक टेस्ट आपको मिले उतना लगाते जाना है, यही आपका नंबर जो है इंक्रीज करेगा। तो मॉक टेस्ट एकमात्र सहारा अभी से आप लोगों के लिए बच गया है, तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने देखा इसमें जो भी सिलेबस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीजें बन जाती हैं। तो एग्जाम का डेट देने से ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि एग्जाम जनवरी में हो जाएगा। और जिन बच्चों का अंग्रेजी बिल्कुल कमजोर है उनको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो अभी से लग जाएं अंग्रेजी को पढ़ने में।
जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और आपको 9 नंबर लाना मैंडेटरी है, तो चाहे कोई भी सोर्स हो, कोई भी किताब हो, कोई भी टीचर हो, आपको यहाँ से 9 नंबर के लिए अंग्रेजी के लिए लग जाना है। और सामान्य हिंदी में भी इसको इतना इजी नहीं लेना, लाइटली नहीं लेना, चूंकि आपको 21 नंबर लाना है। तो हो सकता है आप हिंदी ला दे, लेकिन अंग्रेजी आपको पढ़ना पड़ेगा जिन बच्चों का अंग्रेजी कमजोर है। और आपके लिए समय तो बहुत पर्याप्त रहेगा, लेकिन आपको बस पढ़ने की जरूरत है। सामान्य अध्ययन की बात है तो आपको जितना रिविजन करना है कर लीजिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका डाउट क्लियर होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन दूर होगा और अच्छे अंक आप ला सकते हैं। तो देखिए, एक और बात आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट इसमें उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा है, उसमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोगों का जीके जीएस है वो शानदार है, लेकिन कुछ लोगों का मैथ और रीजनिंग शानदार है। तो ये जान लीजिए कट ऑफ ज्यादा हाई जाने वाला है नहीं, क्योंकि सबका जो है इक्वली जो है मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीके जीएस एक साथ स्ट्रांग नहीं होता है। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनका मैथ रीजनिंग भी शानदार है और जीके जीएस भी शानदार है। तो यदि आपका जीके ठीक है तो आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपका मैथ सही है तो मैथ का प्रैक्टिस तो कीजिए ही कीजिए, जीके को भी रिवीजन लगातार करिए, क्योंकि सभी सेक्शन आपके मजबूत होने चाहिए। दोनों का इक्वल वेटेज है, दोनों में 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ रीजनिंग वाले तो आसानी से 90 प्रश्न ला सकते हैं, लेकिन जीके जीएस वाली को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप 100 में से 80 प्रश्न ला दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हमने समझा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, हिंदी और अंग्रेजी को भी इग्नोर नहीं करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और यहाँ पे मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और समान अध्ययन का आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।